अब हम फिर से आ जाइएगा उसी अभिक्रिया पर, A2 प्लस B2 गिविंग ट्वाइस ऑफ AB। मैंने शुरुआत में आज की क्लास में सबसे शुरुआत में मैंने आपको एक अभिक्रिया लिख कर दी थी, राइट, A2 प्लस B2, और मैंने आपसे कहा था कि ऐसा देखा गया है, इस तरीके से वैज्ञानिकों ने ऐसा ऑब्जर्व किया है कि जिस समय हम तापमान को बढ़ाते हैं, राइट, प्रति 10 डिग्री से जब आप तापमान को बढ़ाते हैं, राइट, तो जो वेग स्थिरांक का मान है, जो अभिक्रिया का वेग है, वो दुगना हो जाता है, राइट। अब इस बात को बताने के लिए, राइट, अगेन मैं एक ग्राफ बना रहा हूं। मैक्सवेल नाम का एक साइंटिस्ट, नाम ध्यान में रखिएगा बच्चों, 2011 के अंदर एक प्रश्न ऐसा था जिसमें साइंटिस्ट का नाम दिया हुआ था। 2011 IIT JEE की बात कर रहा हूं, राइट। तो इसीलिए इस बात को ध्यान में रखें। मैक्सवेल नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने ये कहा था कि जो अणुओं की ऊर्जा होती है, अणुओं की ऊर्जा जो गतिज ऊर्जा होती है, राइट, गतिज ऊर्जा से मतलब है काइनेटिक एनर्जी, जो गतिज ऊर्जा है वह गतिज ऊर्जा समान नहीं होती है। गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी जिसे आप बोलते हैं, राइट, यहां पर यह है काइनेटिक एनर्जी, और यहां पर है अणुओं का अंश। उसने ये बताया था, मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन, राइट, ये दो वैज्ञानिक थे। उन दो वैज्ञानिकों ने, बोल्ट्जमैन और मैक्सवेल, ये जो दो वैज्ञानिक थे, उन्होंने ये बात बताई थी कि अगर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये इस तरीके से सांख्यिकी का इस्तेमाल कर, सांख्यिकी मतलब स्टैटिस्टिकल बेसिस पर सांख्यिकी का अगर हम इस्तेमाल करें तो जो हमारा ग्राफ बनता है वो इस तरीके से बनेगा। यहां पर ध्यान रखना बच्चों, ये अणुओं का अंश मैं बोल रहा हूं, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं बोल रहा हूं मैं, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं है, ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है। मान लीजिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर हम बात करेंगे तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर ये इस तरीके से होता है, राइट। ये जो वक्र आपके सामने बनाया गया है, यह वक्र का जो पीक है, राइट, जो चोटी है, जो पीक है, वह अति संभाव्य गतिज ऊर्जा बताती है। अति संभाव्य गतिज ऊर्जा, अति संभाव्य गतिज ऊर्जा से मतलब है वह गतिज ऊर्जा जो अधिक से अधिक अणुओं का अंश के पास हो, अधिक से अधिक अणुओं की जो गतिज ऊर्जा होती है, अधिक से अधिक अणुओं की जो गतिज ऊर्जा होती है, राइट, उसको आप कहते हैं अति संभाव्य गतिज ऊर्जा, राइट। और ये जो वक्र मैंने बनाया आपके सामने, यह 298 केल्विन पर बनाया गया, 298 केल्विन पर। और चेक करिएगा बच्चों, ग्राफ को है ना बहुत ही क्रिटिकली एग्जामिन करना होता, ग्राफ को, वक्र को बहुत बढ़िया तरीके से आप एनालाइज करें तो आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। और आप चेक करिए इसमें कि बहुत अधिक गतिज ऊर्जा या बहुत कम गतिज ऊर्जा, ये बहुत कम अणुओं का अंश कैरी करता है। फिर से मैं अपने स्टेटमेंट को रिपीट कर रहा हूं, बहुत अधिक गतिज ऊर्जा अथवा बहुत कम गतिज ऊर्जा, बहुत अधिक गतिज ऊर्जा या बहुत कम गतिज ऊर्जा, ये बहुत कम अणुओं का अंश कैरी करता है, राइट। अब होता क्या है, जब अभिक्रिया होती है तो जिस समय अभिक्रिया होती है तो अणु आपस में टकराते हैं,
तो जब अणु आपस में टकराएंगे तो उत्पाद का निर्माण होगा, उत्पाद बनता है। सवाल यह उठता है कि उत्पाद कब बनेगा? उत्पाद तब बनता है जिस समय, जो मैंने कहा था, थ्रेशोल्ड एनर्जी का जो बैरियर है, जो दहली ऊर्जा का बैरियर है, जब वो क्रॉस कर लिया जाएगा। इसका मतलब जब अणुओं के मध्य संघट होगा, जब अणुओं के मध्य संघट होगा, राइट, तो वो संघट की इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि वह जो बैरियर है, जो दहली ऊर्जा का बैरियर है, वो क्रॉस किया जा सके। मतलब यहां पर मैं ये बता रहा हूं, ये जो आपके सामने राइट, ये अभी आप देख रहे हैं, राइट, ये मैंने जो क्षेत्रफल है, ये जो क्षेत्रफल मैंने आपके सामने बनाया है, यह जो एरिया है, यह एरिया उन अणुओं के बारे में बताता है जो कि उत्पाद के निर्माण में सक्षम है। मतलब हर संगठ कभी भी उत्पाद का निर्माण नहीं करता है, राइट। कोलिजन्स होते हैं मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूल अगर धीरे से टकराएंगे, बराबर है, तो आप मुझे ये बताइए कि उत्पाद का निर्माण कैसे होगा? राइट, मॉलिक्यूल्स सफिशिएंट एनर्जी के साथ, एक सफिशिएंट ऊर्जा के साथ टकराने चाहिए, राइट, तभी जाकर उत्पाद का निर्माण होगा। मतलब मॉलिक्यूल्स की जो अणु हैं, उन अणुओं की जो गतिज ऊर्जा है, जो काइनेटिक एनर्जी है, वो सफिशिएंटली हाई होनी चाहिए, राइट। अब यहां पर जिस समय आप तापमान को बढ़ाते हैं, हमने क्या बताया बच्चों? मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको यह बताया था कि जिस समय तापमान 298 केल्विन से बढ़ाकर 308 केल्विन किया जाता है, जिस समय तापमान 298 केल्विन से बढ़ाकर 308 केल्विन कर दिया जाता है, राइट, मतलब 10 केल्विन से या 10 डिग्री सेंटीग्रेड से जब आपने तापमान को बढ़ाया, तो जो वेग स्थिरांक का मान डबल हो जाता है। अब वैज्ञानिकों का क्या कहना है? वैज्ञानिकों का ऐसा कहना है कि 10 डिग्री जब आप तापमान बढ़ाते हो, तो 10 डिग्री से जब आप तापमान बढ़ाते हो, तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अब अणुओं के अंश जिनकी गतिज ऊर्जा, राइट, थ्रेशोल्ड एनर्जी के बैरियर से ज्यादा होती है, वो दुगने हो जाते हैं, राइट। वो दुगने को हम कैसे शो करेंगे? इस तरीके से आप उसको शो करेंगे। राइट, चेक करिएगा, जो मैंने आपके सामने ये ग्राफ बनाया है, राइट, इसमें जरा गौर से देखिएगा कि ग्राफ आपका ज्यादा राइट, तापमान जब आप बढ़ाते हैं तो बहुत ही सिंपल सी बात है कि जिस समय आप तापमान को बढ़ाते हैं, राइट, तो जो गतिज ऊर्जा होती है, वह गतिज ऊर्जा अणुओं की बढ़ जाती है, राइट। तो अब आप देखिए कि जो अति संभाव्य गतिज ऊर्जा बढ़ चुकी है। चेक कर लें अब आप ग्राफ में, अति संभाव्य गतिज ऊर्जा बढ़ चुकी है, राइट। और ये जो आपके सामने मैं बना रहा हूं, अब जो शेड दे रहा हूं, राइट, मतलब वह अणु जो दहली ऊर्जा को क्रॉस कर सकते हैं, वो अब डबल हो चुके हैं पहले के मुकाबले, अब वह डबल हो चुके हैं, राइट। बट सारे बच्चे इस बात को ध्यान में रखिएगा, सारे बच्चे इस बात को ध्यान में रखेंगे कि जो वक्र है, वो वक्र का क्षेत्रफल समान बना रहता है, क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। हाँ, बट ये बात जरूर है कि जो अति संभाव्य ऊर्जा है, अति संभाव्य जो गतिज ऊर्जा का मान है, वह बढ़ जाएगा। राइट, अब यहां तक तो समझ में आया। अब ये जो टेम्परेचर का इफेक्ट है, ये जो टेम्परेचर है और जो वेग स्थिरांक का मान है, जिसको कि मैंने आपसे कहा था ताप गुणांक, टेम्परेचर कोफिशिएंट, उसका सारे बच्चे सूत्र लिख लीजिएगा, म्यू बराबर, म्यू जिसको आप कहते हैं ताप गुणांक, फिर से नोट कर लीजिएगा,
ताप गुणांक इज इक्वल टू राइट। ये हमारा जो है सूत्र हो चुका है। ताप गुणांक म्यू बराबर वेग स्थिरांक का मान 308 केल्विन पर अपॉन वेग स्थिरांक का मान 298 केल्विन के ऊपर, 298 केल्विन पर। राइट। अब इस चीज का क्या मतलब है, यहां पर अगेन फिर से आप देखिएगा, एक अभिक्रिया है हमारे पास और वह जो अभिक्रिया है, एक अभिक्रिया मैंने ली x गिविंग y, ये मेरी एक अभिक्रिया है और इस अभिक्रिया के लिए मान लो म्यू का मान आपको दे रखा है 2 और यह अभिक्रिया 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर हो रही थी। x गिविंग y, राइट, इसका म्यू का मान 2 है और ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर हो रही थी। अब आपने इसका ताप बढ़ाकर 65 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया। अब आपने इसका ताप बढ़ाकर 65 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया। आपसे पूछा जाएगा कि जो अभिक्रिया की दर वो कितने गुना हो जाएगी, रेट ऑफ रिएक्शन कितना टाइम्स हो जाएगा। राइट। तो सारे बच्चे बोर्ड पर देखेंगे, क्या करना है आपको, स्क्रीन पर सारे बच्चे देखेंगे। 25 से यहां 35 हुआ, 35 से मैंने 10 डिग्री पर डिवाइड कर लिया। 25, 35, फिर 45, राइट, फिर 55 और फिर 65। 25, 35, 45, 55, 65, राइट। ये 10 डिग्री पर हमने इसको डिवाइड कर दिया। राइट। अब ये जो 10 डिग्री पर आपने डिवीजन परफॉर्म किया है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर मान लो कि रेट ऑफ रिएक्शन 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो रेट ऑफ रिएक्शन था, मान लीजिए वो R था। रेट ऑफ रिएक्शन मतलब अभिक्रिया का जो वेग है वह अभिक्रिया का वेग R था। अब आपने 10 डिग्री से बढ़ाया। राइट। जो ताप गुणांक है वह ताप गुणांक का मान 2 है। इसका मतलब जब R है तो R से जब आप 10 डिग्री से बढ़ाएंगे तो ये 2R हो जाएगा, फिर उसका दुगना हो जाएगा 4R, फिर इसका दुगना हो जाएगा 8R और फिर इसका दुगना हो जाएगा 16R। इसका मतलब जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो 16 गुना हो जाएगा। जो रेट ऑफ रिएक्शन है, जो अभिक्रिया की दर है, वह 16 गुना हो जाएगी। राइट। जिस समय आप अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जिसके ताप गुणांक का मान 2 है, राइट, अगर आप 25 डिग्री से 65 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान बढ़ाते हैं, राइट, तो जो अभिक्रिया का वेग है वो R से 16R हो जाएगा। राइट। ये बात सबको समझ में आ गई होगी। अब मान लो कि ये जो अभिक्रिया है, एक और केस लीजिए, A गिविंग B, और मान लो कि ताप गुणांक का मान आपको 3 दे रखा है और ये अभिक्रिया अगेन 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर हो रही है। आपने तापमान को बढ़ाकर 65 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया, तो 25, 35, 45, 55, 65, आपने 10-10 डिग्री पर इसका डिवीजन कर दिया। राइट। अब म्यू इज इक्वल टू 3 है, तो म्यू इज इक्वल टू 3 मतलब अगर आप यहां पर R मानते हैं तो अब ये हो जाएगा 3R, 3R का अगेन 3 टाइम्स 9R, 9R का अगेन 3 टाइम्स 27R
और 27 का 3 टाइम्स, 7 3 21, 81 आर। इट मींस द रेट ऑफ रिएक्शन इट बिकम्स 81 टाइम्स। जो रेट ऑफ रिएक्शन है वह रेट ऑफ रिएक्शन 81 गुना हो जाएगा, 81 टाइम्स हो जाएगा। राइट, अब तीसरा केस, ये पहला केस था मैंने जो आपके सामने बताया, राइट, ये दूसरा केस जो मैंने आपको बताया, राइट। अब तीसरा केस, अगर मान लो कि हमारे पास अभिक्रिया है अल्फा गिविंग बीटा, और ये जो अभिक्रिया है हमारे पास अल्फा गिविंग बीटा, मान लो इसका जो म्यू का मान है वह म्यू का मान आपको दे रखा है 2, या जरूरी नहीं है 2, राइट, 2.5 ले लो, 2.5 आपको दे रखा है, राइट। और ये जो अभिक्रिया है यह अभिक्रिया 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर हो रही है। अब आपने तापमान को बढ़ाकर 60 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया, तापमान को बढ़ाकर अब आपने 60 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया, राइट। अब ऐसी सिचुएशन में क्या करोगे, मतलब ये जो दो सिचुएशंस आपको दे रखी थी, इन दोनों सिचुएशंस में जो तापमान का अंतर था वह 10-10 डिग्री का था, राइट। यहां पर 10 डिग्री का अंतर नहीं आ रहा है, 25, 25 के बाद 35, 35 के बाद 45, 45 के बाद 55, 55 के बाद 60, राइट। अब यहां पर इस तरह की सिचुएशन में, या ये जो पहली दो मैंने केसेस लिए हैं आपके सामने, राइट, उन सभी जगहों पर आप एक सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। सारे बच्चे वो सूत्र को लिखेंगे, K2 बटा K1, K2 अपॉन K1 इट इज इक्वल टू म्यू रेस टू द पावर T2 माइनस T1 बटा 10। K2 अपॉन K1 इट इज इक्वल टू म्यू रेस टू द पावर T2 माइनस T1 अपॉन 10। ये ऐसा सूत्र है जो किसी भी अवस्था में काम करेगा। ये जो सूत्र मैंने दिया है यह सूत्र किसी भी अवस्था के अंदर काम करेगा, राइट। अब यहां पर कैसे लगाएंगे, ये जो तीसरा केस था आपके सामने, ये पहला केस था, ये आपका पहला केस था, राइट, ये दूसरा केस मैंने लिया था, राइट, और ये मेरा तीसरा केस है, राइट। अब यहां पर हम कैसे सोचेंगे, तो मैं बोलूंगा यहां पर K2 अपॉन K1 तीसरे केस के लिए, K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू, राइट, म्यू का मान 2.5, ये 2.5 घातांक में T2 माइनस T1 अपॉन 10। सारे बच्चे इस बात को स्वीकार करेंगे कि जो तापमान का अंतर है, भले ही हम डिग्री सेंटीग्रेड में बात करें अथवा केल्विन के अंदर बात करें, जो तापमान का अंतर है वह समान ही रहेगा, तापमान के अंतर में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो 60 माइनस 25, 60 माइनस 25 ये 35 हो जाएगा, 35 बटा 10 3.5, ये 3.5 मैंने लिख दिया। अब आपको लॉग लेना पड़ेगा, राइट, लॉग ऑफ K2 बटा K1 इट इज इक्वल टू 3.5 लॉग ऑफ 2.5, 2.5 को मैंने 5/2 लिख दिया, राइट। अर्थात ये हो जाएगा 3.5 लॉग 5 माइनस लॉग 2, मतलब 0.7 माइनस 0.30, अर्थात ये हो जाएगा 3.5 इंटू 0.4, ये हो जाएगा 5 4 20, 0 2 4 3 12 14 1.4, राइट। लॉग ऑफ K2 अपॉन K1, लॉग ऑफ K2 अपॉन K1 का जो हमारे को मान मिला इट इज इक्वल टू 1.4, लॉग ऑफ K2 अपॉन K1 इट इज इक्वल टू 1.4, राइट। अब आपको 1.4 का एंटीलॉग लेना पड़ेगा, अब आपको इसका एंटीलॉग लेना पड़ेगा। इट मींस ये एंटीलॉग अगर आप लेंगे तो K2 अपॉन K1 का मान मिलेगा, K2 अपॉन K1 इट इज इक्वल टू एंटीलॉग ऑफ 1.4, तो 1.4 मतलब ये हमारा आ जाएगा 0.4, 0.4 हमारे को किसका मिलेगा,
मतलब ये मिलेगा 2.6, मतलब तकरीबन 26 के आसपास आएगा। अप्रोक्सीमेटली इट विल कम्स आउट टू बी 26, राइट। मतलब यहां पर अगर आप देखोगे तो 2.5 यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन आर था, राइट, और आर फिर आप 10 डिग्री गए तो 2.5 आर हो जाएगा, फिर 2.5 आर का अगेन 2.5 टाइम्स हो जाएगा। मतलब अगर आप पूरा सॉल्व करेंगे तो ये तकरीबन आपको 26 मिलेगा। 1.4 का अगर आप एंटीलॉग लेते हैं तो तकरीबन ये 26 के आसपास मिलेगा। ये आपका उत्तर आ जाएगा, राइट। तो ये तीनों केसेस मैंने, जो ताप गुणांक है वह ताप गुणांक से रिलेटेड मैंने तीनों केसेस आपको बता दिए हैं, राइट। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। यहां पर मैं अरेनियस की समीकरण ले रहा हूं। अब यहां पर हेडिंग दीजिएगा, हेडिंग देंगे आप अरेनियस का समीकरण। अरेनियस ये जो अरेनियस इक्वेशन है हमारे सामने, राइट, अरेनियस समीकरण, अरेनियस समीकरण, ये जो अरेनियस इक्वेशन है, यह अरेनियस इक्वेशन नोट कर लेना एक लाइन इसमें। अरेनियस इक्वेशन या अरेनियस समीकरण वेग स्थिरांक व तापमान को, वेग स्थिरांक, वेग स्थिरांक व तापमान को, वेग स्थिरांक व तापमान को सक्रियण ऊर्जा के साथ, सक्रियण ऊर्जा के साथ जोड़ती है। वेग स्थिरांक व ताप को सक्रियण ऊर्जा के साथ जोड़ती है, राइट। अभी समीकरण है K is equal to A e raised to the power minus EA upon RT। नोट करते चलिएगा पूरी बात। K जो है वह वेग स्थिरांक हो गया, वेग स्थिरांक। A जो है वो अरेनियस गुणक हो गया, अरेनियस गुणक, अरेनियस गुणक, राइट, अरेनियस गुणक, अरेनियस फैक्टर, और आवृत्ति गुणक, और आवृत्ति गुणक, या इसका एक और नाम नोट कर लीजिएगा, या पूर्व चरघातांकी, पूर्व चरघातांकी गुणक, पूर्व चरघातांकी गुणक, राइट, जिसको कि आप इंग्लिश में कहते हैं प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, प्री एक्सपोनेंशियल, पूर्व चरघातांकी गुणक, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, राइट। EA नोट करिएगा, EA सक्रियण ऊर्जा है, सक्रियण ऊर्जा, R गैस स्थिरांक, गैस कांस्टेंट, गैस स्थिरांक, वह जो कैपिटल T है वो कैपिटल T ताप को निर्देशित करता है, कैपिटल T ताप को बताता है, ताप को निर्देशित करता है, राइट। तो बच्चों आज इतना ही, और कल हम ये अरेनियस समीकरण को लेकर चर्चा करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे।